हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, पिछली वीडियो तक मैं आपको पार्ट 2 करवाया है, जो वो मैंने आपको करवाया है वर्ण के बारे में बता दिया, वर्ण कैसे बनते हैं और उसके भेद क्या होते हैं। वहां तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। जो हमारे स्वर वर्ण जो होते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, यानी कि जब हम उनको बोलते हैं, तो जो हमारी मुख से निकलने वाली जो हवा है वो मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, वो स्वतंत्र रूप से बाहर आती है। तो ये वे वर्ण जो हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसके बाद भी 2 और लिखे होते हैं। हाँ, जरूर लिखे होते हैं, पता है मुझे भी। देखिए वो क्या होते हैं, पहले यहाँ पढ़ते हैं हम। जो ये री होता है, री जो हमारा स्वर होता है, वो हमारा संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में। यानी कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं, उन्हीं में इस री स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसको किसकी तरह लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, री। अब हमें मान लो लिखना हो, जैसे हम स्पष्ट रूप से हम कहें कि ऋतु लिखना है, तो अधिकतर जो बच्चे हैं ना, वो इसी तरह लिखेंगे ऋतु। और वैसे लिखा कैसे जाएगा? ऐसे, ऋतु। ठीक है। तो ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं। अधिकतर संस्कृत के शब्दों में ही इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा ये, जिसको बोलते हैं अंगूर। ठीक है। इसका जो साइन होता है, इसका जो चिन्ह होता है, वो इस तरह से होता है, बिंदु। और इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका जो उच्चारण है वो आधे न की भांति होता है। जैसे आप बोलोगे पतंग, तो तय के बाद में न की आवाज आती है वो। और लेकिन इसमें क्या है, जो हमारे व्यंजन जो है, उनका जो अंतिम वर्ण होता है, पंचम वर्ण होता है, उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उच्चारण जो है नासिका के द्वारा, यानी कि नाक के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। अगला आता है अह। इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं हम इसको? विसर्ग। और इसका चिन्ह कैसा होता है? 2 बिंदु की तरह होता है। ठीक है। विसर्ग की तरह होता है। और जो इसका जो इसकी जो ध्वनि जो होती है, वो हमारे है व्यंजन की तरह होती है। किसकी तरह होती है? है व्यंजन की भांति। जैसे इसके 1-2 शब्द देखिए क्या होते हैं। जैसे आप लिखोगे अतः और प्रातः। जब आप ये इन विसर्ग का उच्चारण करोगे तो है की आवाज आनी चाहिए, तभी इसका उच्चारण जो है ठीक होगा। ठीक है। अगला आता है हमारा आ। ये भी एक स्वर है हमारा, लेकिन ये कैसा स्वर है? आगत स्वर है। ये कैसा स्वर है? आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं? देखो, आगत, आए हुए, यानी कि जो बाहर से आए हैं, वो स्वर जो है आगत स्वर कहलाते हैं। ये जो आगत स्वर है, ये जो विदेशी अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आए हैं, उन्हीं शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। 1-2 शब्द मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे डॉक्टर। और इसका साइन कैसा होता है? आगत स्वर का ऐसे होता है। इसका साइन सिर्फ चांद बना हुआ होता है। और इसका जो उच्चारण होता है वो हमारी किसकी तरह होता है? ओ की मात्रा की तरह होता है। ओ की मात्रा। अब देखो, ये शब्द लिखा हुआ है डॉक्टर, लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखा हुआ कैसा दिखाई दे रहा है? डॉक्टर। लेकिन जो इसके ऊपर ये चांद है, हम इसको ओ की तरह पढ़ेंगे, डॉक्टर। अगला देखो, ऐसे ही कॉलेज। देखो लिखा हुआ क्या है? कॉलेज। एक आप बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हो, कॉपी। लिखते हो ना कॉपी, अपनी नोटबुक जिसको बोलते हो, हम लिखते हैं उसको ऐसे ही है, ऐसे ही लिखते हैं उसको, कॉपी। लेकिन ये जो चांद बना हुआ है, ये किसकी साउंड देता है? ओ की मात्रा की। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? कॉपी। ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये आपको मैंने 4 अतिरिक्त जो स्वर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम इनकी मात्राएं बताती हूँ मैं आपको कैसे
इनकी मात्राएं कौन सी होती है, उनका चिन्ह कैसा होता है। देखिए बेटा, अभी आपने स्वरों के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं स्वरों की, ये जो हमारे 11 स्वर हैं, इनकी मात्राएं कौन सी हैं, उनका चिन्ह कैसा होता है। ठीक है, हमारा जो पहला स्वर है ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अगला स्वर है हमारा आ स्वर की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है। छोटी ई, उसकी मात्रा जो है इस साइड से होती है, बड़ी ई की इस साइड से। ऐसे ही मिलती जुलती हुई होती है दोनों, इधर से और इधर से। ऐसे ही ऊ की ऐसे और ये ऐसे। अगला है री ऋषि, उसका आधा जो सर्कल उसकी तरह होता है। ए सिंगल एक, आई दो, ओ एक खड़ा डंडा उसके ऊपर एक मात्रा, औ एक खड़ा डंडा उसके ऊपर दो मात्रा। ये इनकी मात्राएं होती है। जब हम, अच्छा आप बताओ कि ये मात्राएं हमने क्यों बताई है आपको। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तो मात्रा को ही लगाते हैं। हाँ देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमें लिखना है काला, काला लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगी, कै आ ले आ। कभी देखा है ऐसा लिखा हुआ, काला ऐसा लिखा हुआ देखा है? नहीं ना। तो जब हम स्वर व्यंजनों के साथ में जब हम स्वरों का जो रूप प्रयोग करते हैं तो उनका वो रूप हम मात्रा के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। हम कैसे लिखेंगे, काला कै आ ले आ, जिसकी भी साउंड आती है। मान लो अब यहाँ पर मैंने तो काला बोला है तो आ की आवाज आती है कै के बाद में, ले के बाद में भी। अगर मैं केला बोलूं, केला जैसे ऐसे होता है, कै ए ले आ, ऐसे कोई लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता ना। अब कै के बाद में किसकी आवाज आ रही है, ए की, तो कै के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। और ले के बाद में आ की आवाज आ रही है तो आ की मात्रा, यानी कि जिस भी व्यंजन के बाद जिस स्वर की साउंड सुनाई देती है उसकी हम उसके साथ में उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। उसका जो मूल रूप है, ये जो आकार है उसका मूल रूप, उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि व्यंजनों के साथ जो है स्वरों का मूल रूप प्रयोग नहीं किया जाता, उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा आपको मात्राएं बता दी मैंने स्वरों की। अब हम स्वरों के भेद पढ़ते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि किसी भी चीज के हम पार्ट करते हैं, भेद करते हैं, तो उनमें कुछ तो विशेषताएं होंगी जिनके आधार पर हम उनके अलग अलग भेद करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो एक क्लास है, हमने उस क्लास में भी ये बच्चे इंग्लिश में अच्छा पढ़ते हैं, ये हिंदी में, या ये गेम्स में अच्छे हैं, इस तरह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। ऐसे ही हम स्वरों को किस आधार पर उनके भेद करते हैं, तो हम स्वरों के भेद उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वरों के भेद करते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, ये हमारे स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आए, ध्वनि। सबसे पहले हमारे पास ध्वनि आई, हमारे मुंह से कोई भी आवाज निकली तो हमने उन ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने। ठीक है, अब हमने वर्ण के 2 भेद किए थे, स्वर और व्यंजन किए थे, ऐसे ही था ना। अब हम स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं, इसके 3 भेद होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे ही व्यंजन के भी भेद होते हैं, व्यंजन के भी 4 भेद होते हैं। जब हम, ये स्वर क्या है, वर्ण ही तो है ना, स्वर वर्ण है ना, तो हम इनकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वे वर्ण, ठीक है, या हम अगर इनको स्वर भी कहते हैं तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कि वे स्वर
जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कम समय कैसे लग रहा है? देखिए, मैं एक लिख रही हूँ ए और एक लिख रही हूँ आ, ठीक है। आपको इनका आकार देखकर ही पता लग जाएगा, इसमें कुछ न कुछ ज्यादा है, इसमें कुछ न कुछ कम है, ठीक है। जैसे आपके पास एक बैग है, आपको बैग को देखने से पता लग जाता है ना कि इस बैग में ज्यादा सामान है या कम सामान है। तो ऐसे ही आपको इनको देख के भी पता लग जाएगा कौन सा छोटा दिख रहा है, कौन सा बड़ा, ठीक है। तो छोटे में जो छोटा थैला होगा उसको उठाने में कम हमारी ताकत लगेगी, बड़े में ज्यादा लगेगी। तो ऐसे ही ये हमारे स्वर हैं जो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब कि आकार में जो छोटा दिखाई दे रहा है वो ह्रस्व स्वर है। यानी कि जो छोटा होगा नेचुरली है कि उसको बोलने में हमारा कम समय लगेगा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, जो छोटे हैं। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये चारों क्या है? ह्रस्व स्वर, ठीक है। यानी कि आप ये देखो, ये इससे छोटा दिख रहा है, ये इससे और ये वो चारों तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 4 जो है ह्रस्व स्वर हैं, इनकी संख्या 4 है, ठीक है। अगला आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ आपने आपकी क्वेश्चन आंसर जब हम करवाते हैं हिंदी में, आपको कई बार हम बोलते हैं जैसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो अति लघु होते हैं वेरी शॉर्ट, लघु होते हैं शॉर्ट और दीर्घ होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग यानी कि बड़ा, दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। अब ये जो बाकी के जो बच गए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 बच गए ये क्या है? दीर्घ स्वर है। आप ये देखिए, आप ए को बोलोगे और आ को बोलोगे, इसमें ज्यादा समय लगता है, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर और ये हमारा दीर्घ स्वर। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई, छोटी को बोलने में कम समय लगता है, बड़ी को ज्यादा, ऐसे ही ये है। तो वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 है। अब आप बोलोगे मैम ये तो यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, ये 11 स्वर तो हमारे हो गए, प्लुत स्वर कौन सा है? तो जो हमारा प्लुत स्वर है वो हमारे हिंदी के जो स्वर है उनमें नहीं होता है, ये एक अलग से ही स्वर होता है और इसका चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। इससे एक शब्द बनता है ओम, इस तरह से ओम लिखा होता है। अब आप ये देखिए प्लुत स्वर कौन से होते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर एक ही है, इसका एक ही है ये प्लुत स्वर और इसका साइन ये होता है, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया 4 ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 7, और ये एक अलग से साइन है जो कि अधिकतर संस्कृत में के ही शब्दों में आता है और ये हिंदी में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। एक आप देखो, कभी भी ओम शब्द का उच्चारण करते हो, बोलते हो ना ओम, मैं बहुत देर बाद बोलते हो ना, तो जो ये हमारा बीच वाला स्वर है ये प्लुत स्वर है। इसके उच्चारण में इन दोनों, इससे भी जो है अधिक समय लगता है, इनके उच्चारण में इससे अधिक समय लगता है, इसके उच्चारण में इससे अधिक समय लगता है। समझ में आ गया? फिर से देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण कम समय में होता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर से, जिनके उच्चारण में वो दीर्घ स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में व्यंजन के वेद पढ़ेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। आपको होमवर्क में क्या करना है कि आपको ये जो पढ़ाए हैं स्वरों के वेदों की डेफिनेशन याद करनी है। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर माला, स्वर की डेफिनेशन और स्वर के वेदों की डेफिनेशन जो है याद करनी है।
ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।